देखने को मिला, मगर उसके बाद हंगामा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बात करें विपक्ष की यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जी। आवाज उठाई गई कि महिला सम्मान योजना को अभी तक क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो जी। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें आतिशी की, तो आतिशी की तरफ जी। से ये भी कहा गया कि भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कहते धर्म के हिसाब से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम हाउस की बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से कैसे भगत सिंह की जो तस्वीर थी या फिर क्या है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो तस्वीर थी उसको लेकर आरोप जो है वो लगाए गए। मगर यहाँ पर आज की बात करें तो आज जी। सत्र का दूसरा दिन होगा, और इसके अंदर यहाँ तक कि कैग की रिपोर्ट की बात करें तो उसको यानी कि सीएजी रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जा सकती है। तो सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है, मगर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर जी। देखने को मिल रहे हैं। मगर अभी तक भाजपा के द्वारा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर घोषणा की गई थी महिला सम्मान योजना को लेकर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन देखिए आज भी विधानसभा के इस सत्र को देखना काफी दिलचस्प यूं भी होगा, चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार कल भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आतिशी ने और तमाम विधायकों ने आम आदमी पार्टी के मुलाकात की थी महिला सम्मान योजना को लेकर, और साथ ही साथ ये भी दोहराया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से कहा था कि जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी सरकार के गठन के बाद उसमें इस महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। पहले कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलने वाला है, लेकिन आज दूसरा दिन है, पहले दिन भी इसके कुछ आसार नजर यहां पर नहीं आए, ना ही सरकार की तरफ से कोई संकेत इसका दिया गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें महिला सम्मान योजना की, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा महिला सम्मान योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर घोषणा की गई थी कि हर महिला को जी। 2500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अब इसी आरोप को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो करती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि पहले ही सत्र के अंदर जो यानी कि पहले ही जी। कैबिनेट बैठक के अंदर इसको अमल में लाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर अभी तक पहली कैबिनेट बैठक जो है वो हो चुकी है, उसके अंदर भी ऐसा कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई कि भाजपा की तरफ से अब महिला सम्मान योजना को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। मगर दूसरा यहाँ पर बात करें जी। सत्र की यानी कि दिल्ली विधानसभा के सत्र की, तो पहला दिन भी बीत चुका है, अभी तक महिला सम्मान योजना को लेकर कोई भी कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं आतिशी की बात करें, जो कहते हैं रेखा गुप्ता के कहते ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन करती हुई नजर आई, लगातार ये कहा गया कि अभी तक महिला सम्मान योजना को लेकर क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जब इसके कैसे जी। आदेश दिए थे, तब प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। मगर यहाँ पर बात करें सीएजी रिपोर्ट की, तो उसको जी। लेकर भी आज हंगामा जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा जो है सीएजी रिपोर्ट को लेकर जांच के आदेश के लिए कैसे इस सत्र के अंदर आदेश दे सकती है। मगर अब देखना होगा सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी किस तरीके से हंगामा कर पाती है, क्योंकि वो बार बार ये कहते रह जा रहे हैं रिपोर्ट जो है वो गलत है। मगर अब भाजपा ही स्पष्ट कर पाएगी इस जांच के अंदर की वाकई में ही सीएजी रिपोर्ट के अंदर क्या चीज ऐसे है जिसके अंदर भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें महिला सम्मान योजना की, तो महिला सम्मान योजना को लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है। यही हंगामा जो है वो कल भी देखने को मिला, और यही हंगामा जो है वो आज भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, कैग की रिपोर्ट की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले दिन की भी बात करना जरूरी है, विधानसभा सत्र के पहले दिन की, क्योंकि इससे काफी अंदाजा लग जाता है कि जो 5 साल रहेंगे उसमें विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करेगा, क्या रवैया विपक्ष का रहेगा, सरकार का रोड मैप, सरकार का एजेंडा किस तरह से रहेगा। और जो पहले दिन की बात करते हैं तो मनजिंदर सिंह सिरसा खड़े होते हैं विजेंद्र गुप्ता के लिए, और उनको एक तरीके से धन्यवाद देते हैं उनका, और साथ ही साथ वो यहाँ पर डिवाइन रिवेंज की बात करते हैं, समय बदलने की बात करते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कि एक समय था जब बीजेपी के 3 विधायक विधानसभा में होते थे, और जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों के द्वारा बाहर निकाला जाता था उनके हाथ पैर पकड़कर, अब वही विजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष के पद पर विराजित है, और समय बिल्कुल बदल चुका है। आज बीजेपी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी 22 विधायकों के साथ विपक्ष में।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मंजीत सिंह सिरसा की और यहाँ तक कि विजेंद्र गुप्ता की, जब विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष के अंदर थे तो कहीं ना कहीं जब उनकी तरफ से आवाज उठाई जाती थी तो मार्शलों के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है वो नहीं चलने दिया। मगर जी। अब पाला बदल चुका है और भाजपा सत्ता के अंदर आ चुकी है और स्पीकर के तौर पर खुद विजेंद्र गुप्ता मौजूद है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता जो है वो पुरानी जो रणनीति थी जो पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा अपनाई गई थी, अब उसी रणनीति को कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भी अपना सकती है। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब हंगामा करती नजर आ रही है, कल विजेंद्र गुप्ता की जी। बात करें तो विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि आतिशी जो है वो अपनी जो रवैया है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था और यहाँ तक कि ऊंची आवाज में भी उनको बोलने के लिए परमिशन जो है वो नहीं दी गई थी। मगर यहाँ पर बात करें विजेंद्र गुप्ता की, तो विजेंद्र गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जैसे पहले कर चुकी थी भाजपा के नेताओं के द्वारा, वही चीज जो है वो अपनाई जा सकती है और यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष जी। के तौर पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जितनी बार हंगामा करेगी दिल्ली विधानसभा सत्र के अंदर, उतनी बार कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले जब आम आदमी पार्टी थी तब कहीं ना कहीं इस तरीके का रवैया जो है वो अपनाया गया था, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा जो है उन्हीं चीजों का बदला जो है वो शायद इन सत्र के अंदर ले सकती है। और अब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर मौजूद होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है वो कितने मुद्दों को उठा पाएगी और कितने मुद्दों के लिए जनता के लिए आवाज पहुंचा पाएगी। और दूसरा यहाँ पर बात करें जी। यमुना की सफाई की, महिला सम्मान योजना की या फिर और मुद्दों की, उसको लेकर किस तरीके से रणनीति रहेगी वो पहले ही सत्र के अंदर साफ हो चुका है। जी राजीव, अब आज की बात कर लेते हैं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कैग की वो रिपोर्ट जो 14 विभागों की अभी तक पेंडिंग रखी हुई है और आज उसको पेश किया जाएगा। अगर इन 14 विभागों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग इनमें से कौन से हैं और विपक्ष जब ये पेश की जाएगी तो उसका किस तरह से रवैया देखने को मिल सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें 14 विभागों की रिपोर्ट की और यदि कैग जी। रिपोर्ट की, तो आज उसको पेश किया जा सकता है। सीएजी रिपोर्ट से ही कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो आज देखने को मिल सकता है, जी। क्योंकि आसार यही जताए जा रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट जो है वो पहले ही दिन पेश की जा सकती है। मगर आज जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और उससे 14 विभागों की बात करें तो 14 विभागों को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो इस सत्र के दूसरे दिन भी देखने को मिल सकता है। मगर जी। आम आदमी पार्टी अपने बचाव में किस तरीके से कर पाएगी, दूसरा हंगामा होगा क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं महिला सम्मान योजना को लेकर जी। आवाज उठाता नजर आ रहा है और आज भी उसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाया जाएगा। मगर कैग रिपोर्ट की बात करें तो भाजपा के द्वारा 14 विभागों की रिपोर्ट जो है वो पेश करने की बात की जाएगी और इसको लेकर जांच के आदेश किस तरीके से होंगे, उन विभागों के अंदर कौन से ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो साफ जी। जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है वो दोनों ही एक दूसरे के आमने बिल्कुल सामने राजीव, देखना होगा जो कैग की रिपोर्ट आज टेबल की जाएगी उसमें कौन से विभाग में क्या गड़बड़ियां थी और विपक्ष इन कैग की रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खुलकर इस कैग रिपोर्ट के समर्थन में आ चुकी है कि किसी भी कैग रिपोर्ट को ऐसे नहीं रखा जाना चाहिए और टेबल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाशिवरात्रि को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इस अवसर पर डीजीपी ने कांवड़ियों के आने जाने वाले रास्तों, शिव मंदिरों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए भी कहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि पर कांवड़ी छोटे बड़े समूहों के साथ जलाभिषेक के लिए शिव मंदिर जाते हैं, इसीलिए उनके आवागमन वाले रास्तों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ के अंदर महाशिवरात्रि पर होने वाले स्नान को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश डीजीपी की ओर से तमाम अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जारी किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां योगी सरकार की, प्रशासन की? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की थी आगामी त्योहार को लेकर, चाहे महाशिवरात्रि हो चाहे होली हो, इन सब त्योहारों को लेकर पुलिस से सतर्कता बरतने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था। और 26 फरवरी को यानी कुछ दिन बाद कहीं न कहीं महाशिवरात्रि का त्योहार पड़ेगा और इसको लेकर महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है उसमें कहीं न कहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने बैठक करने का काम किया अधिकारियों के साथ और कहीं न कहीं एक्शन मोड में नजर आए। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को जरूर निर्देश दिया और साथ ही विशेष सतर्कता करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है। तो डीजीपी ने सोशल मीडिया से लेकर शिव मंदिर तक पैनी नजर रखने का आदेश दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई हताहत ना हो। तो वहीं बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो कांवड़िया होते हैं, जो शिव भक्त थे, वो कहीं ना कहीं शिव मंदिर में जाते हैं और साफ ही कहा सकता है कि उसको देखते हुए भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि जहां भी कांवड़ यात्री वहां की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। साथ ही साथ इस अवसर पर शिव की पूजा के साथ साथ जलाभिषेक भी करने का काम करते हैं सभी भक्तगण। और इस अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ वाराणसी हो, गोला गोकर्णनाथ हो, साथ ही समेत अन्य जिलों में संख्या में शिव भक्त कहीं ना कहीं मंदिर में शामिल होते हैं। और साफ ये कहा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको देख और साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाशिवरात्रि और आगामी त्योहार को लेकर निर्देश देने का काम किया। तो ये प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ में शिवरात्रि के दिन भी बड़ी भीड़ हो सकती है, इसीलिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिशा निर्देश देने का काम किया है। चाहे शिव मंदिर हो, चाहे वो कांवड़ यात्री लेकर हो, चाहे वो प्रयागराज महाकुंभ है, सबको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए कि सतर्कता बरतने का काम किया जाए, विशेष पैनी नजर रखी जाए और किसी प्रकार की कोई बिगड़ना उसको लेकर देखा जाए। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए चूंकि पूरे प्रदेश के अंदर, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर महाशिवरात्रि बनाया जाएगा, ऐसे में तमाम प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें जो इस वक्त आस्था का केंद्र बना हुआ है, 3 ऐसे स्थलों की बात करेंगे। सबसे पहले महाकुंभ की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिर वहां से दर्शन करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। तो इन 3 जगहों के लिए क्या खास इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, कांवड़ियों के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी? देखिए, विशेष नजर रखने के लिए कहा है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ होती है, जो महाकुंभ जाता है, स्नान करता है, उसके बाद वो अयोध्या और काशी विश्वनाथ भी जाएगा। तो इसी को देखते हुए भी भारी संख्या में जो पर्यटक है, लगभग 66 करोड़ से भी ज्यादा अभी तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो वही भीड़ कहीं ना कहीं ये तीर्थ स्थल जो उत्तर प्रदेश के है, जो उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों को दर्शन करने के लिए सभी जाते हैं। तो पूरी तरह से ये कहा सकता है कि पैनी नजर रखने का काम मुख्यमंत्री हो चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार है, सभी ने दे रखा है।
जी बिल्कुल जितेंद्र, और कल के लिए एक्स्ट्रा इंतजाम भी यहाँ पर किए जाएंगे क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो महाकुंभ के अंदर बड़े श्रद्धालु आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी को आ सकते हैं, इसके लिए बीजेपी की भी पूरी तैयारियां हो चली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, जिसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और पीएम पहले भी कह चुके हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम मोदी के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टिनेशन भी बताया है। देखिए, बहुत ही अच्छी उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पहल रही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि शीतकालीन यात्रा का यहाँ पर खूब अच्छा प्रचार प्रसार किया गया। बहुत अच्छी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के दौरान व्यवस्था करी गई। और हमेशा से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव देखने को मिलता है, उन्होंने यहाँ पर एक अपील करी थी वेडिंग डेस्टिनेशन की। उन्होंने ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये सारी चीजों को धरातल पर उतारते हुए जिस प्रकार से केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो और भी अनेकों कार्य जो उत्तराखंड में सौगातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, और खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी जिस प्रकार से यहाँ पर किया है, उसी प्रकार से जो ये शीतकालीन यात्रा चल रही है उसके लिए भी एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी। और उससे और प्रचार प्रसार होगा उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का। इससे टूरिज्म पर भी बहुत अच्छा हमारे असर पड़ेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और जनता, कार्यकर्ता, हमारी पूरी उत्तराखंड की जनता उनके आगमन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित और प्रफुल्लित है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिएगा कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा था उत्तराखंड का, वो 27 फरवरी को होने वाला था, लेकिन अब खबर ये आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि ये दौरा एक दिन पहले होगा, 26 फरवरी को। बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा जो है 26 और 27 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश जो है अब प्रधानमंत्री जो है 6 मार्च को मुक्का और हंसिल आ सकते हैं। ताजा अपडेट आ रही है और मौसम विभाग ने जो है पूर्वानुमान भी जारी किया है। जिन तिथियों पर प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित था उस समय क्षेत्र में जो है वर्षा और बर्फबारी भी हो सकती है। इसी को लेकर जो है ये दौरा टाला गया है। और अब बताया जा रहा है कि जो ताजा जानकारी आ रही है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री मुक्का और हंसिल का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी और वर्षा का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है और उसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जी अमीषा।
बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, जो जानकारी आपने दी है कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को मुखबा आ सकते हैं। कल मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, वहां पर निरीक्षण किया था, तैयारियों की समीक्षा की थी, अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। अभिनव, ये भी बताइएगा कि जो शीतकालीन यात्रा है इसका समापन किस दिन किया जाएगा और जो ग्रीष्मकालीन यात्रा है उसका शुभारंभ कब से होगा? बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो अभी ग्रीष्मकालीन यात्रा में थोड़ा समय बाकी है। मार्च के महीने से जो है रजिस्ट्रेशन होंगे, तब तक यह शीतकालीन यात्रा चलती रहेगी। और ऐसे में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है कल भी हर्षिल और मुक्पा के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने जो है तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि जो प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे तो उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली जाए। और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उत्तराखंड में 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा दौरा होना भी प्रस्तावित है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव है, शायद ही किसी राज्य से हो। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो है नई दिल्ली में उनको इस शीतकालीन यात्रा में जो है बुलावा भी दिया था और उस बुलावे को जो है उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। और अब बताया जा रहा है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री हर्षिल और मुक्पा आ सकते हैं। जी अमीषा। अभिनव, बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक अलग सा लगाव है उत्तराखंड के साथ, देवभूमि उत्तराखंड के साथ। केदार गुफा में कभी प्रधानमंत्री साधना करते हैं तो कभी जब राष्ट्रीय गेमों का उद्घाटन होता है, शुभारंभ होता है, तो वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, खिलाड़ियों को संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ अब शीतकालीन यात्रा की बात कर ली जाए तो अब प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए भी आ रहे हैं। क्या कई सौगातें भी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान दे सकते हैं, अपने इस प्रवास के दौरान दे सकते हैं? बिल्कुल हमेशा कहना चाहिए उत्तराखंड को उम्मीदें भी लग रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से आने से वहाँ पे जो है राज्य को बूस्टअप मिलेगा। जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसमें तेजी आएगी, श्रद्धालु भी जो है उत्तराखंड की तरफ आकर्षित होंगे। और कहीं ना कहीं इस बात जो है प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा भी उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि 21वीं दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा, तो कहीं ना कहीं सार्थक होने जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के हित में भी बड़े फैसले ले रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जो है उत्तराखंड के अंदर लगातार सुधार आ चुके हैं। और उन्होंने जो है कहा भी है कि जो 21वीं सदी का दशक है वो उत्तराखंड का हो जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को कितना लगाव उत्तराखंड से है और इस शीतकालीन यात्रा को कितना बढ़ावा अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो उससे मिलेगा। जी अमीषा। अभिनव, देखिए प्रधानमंत्री जो अब मुखबा आने वाले हैं, हर्षिल आने वाले हैं, वो केवल शीतकालीन यात्रा के लिए आने वाले हैं ताकि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले उत्तराखंड के अंदर केवल ग्रीष्मकालीन यात्रा होती थी 4 धामों पर, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने एक नई पहल का आगाज किया, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की ताकि 12 महीने श्रद्धालु आ सके और जो है अपने देवी देवताओं के दर्शन कर सके। ऐसे में अगर शीतकालीन यात्रा की बात की जाए जो अब की बार से ही शुरू की गई है, अब तक कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो शीतकालीन यात्रा में इस समय लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं और उत्तराखंड के कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, चाहे वो पांडुकेश्वर हो, त्रियोगी नारायण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ लगते हुए कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। और पूरे उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें भी खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं राज्यों को बूस्टअप मिलेगा, पर्यटन को एक बढ़ावा मिलेगा। और कहीं ना कहीं यदि ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होने में थोड़ा समय है तो मार्च के महीने से जो है रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, अप्रैल से और मई से यह यात्रा जो है ग्रीष्मकालीन वो शुरू होगी, तब तक जो है शीतकालीन यात्रा चलती रहेगी। और माना जा सकता है कि काफी बड़ी संख्या में जो है उत्तराखंड में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। जी अमीषा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल रमन डेका के अभिभाषण के बाद विधिवत सत्र का आगाज किया गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह डेका के साथ विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र को चलाने पर चर्चा हुई। खास बात है कि बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अब अगला विधानसभा सत्र को नए भवन में ही आयोजित किया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि अब जल्द ही नए विधानसभा के भवन का शुभारंभ होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस बार विधायकों ने कुल 2367 प्रश्न लगाए हैं। साथ ही 122 ध्यानाकर्षण की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव सरकार का पूर्ण बजट 3 मार्च को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री OP चौधरी सदन के पटल पर रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का। अखिलेश जी, विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि जो बैठक की गई थी, समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें ये भी कहा गया कि अब जो नया सत्र आएगा उसको नई विधानसभा के अंदर जो है शुरू किया जाएगा, नई विधानसभा से उसका आगाज किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कल से यानी 24 तारीख से ही विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है, जो बजटीय रूप से एक प्रारंभिक स्तर में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि आज का जो पूरक बजट है उसको पटल पे रखा जाएगा और निश्चित तौर पे नए विधानसभा जो भवन है उस पे जाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। इसी सत्र के दौरान विधायकों ने लगभग 2367 प्रश्न लगाए हैं, जिसमें से 1230 तारांकित और 1147 अतारांकित प्रश्न शामिल है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए 122 सूचनाएं प्राप्त हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि जिस तरीके से विधायकों का जो रुझान आ रहा है और विधायक जो है लगातार राज्य में किस तरीके से बजट को लेकर के प्रारंभिक स्तर पर कार्य कर सकते हैं, योजनाओं का किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस करने की जो तैयारी है वो दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ जो स्थानीय विधायक है जो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के लगातार लामबंद रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को भी नहर नाली से लेकर के किसानों को समृद्ध किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस करने के लिए विधायक लगातार प्रश्न लगा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए विपक्ष की ओर से, विधायकों की ओर से, चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष हो, सभी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कल राज्यपाल का अभिभाषण होता है। अगर उसको डिकोड करना चाहे कि एक साल में सरकार ने किस तरह से विकास कार्यों को अंजाम दिया, किस तरीके से जब नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर कितना विकास कार्य करवाया गया और आने वाले एक साल में सरकार का रोड मैप क्या रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राज्यपाल के द्वारा जिस तरह से भाषण दिया गया उससे पहले एक साल का डाटा बताना होता है और डाटा जिस तरीके से रखा गया उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि नक्सलवाद को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है और नक्सलवाद क्षेत्र में क्या शिक्षा का विस्तार किस तरीके से हुआ है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की किस तरीके से व्यवस्था है, बिजली की किस तरीके से व्यवस्था है, पानी की किस तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि मूलभूत सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं वो कितना सफलता हासिल किए हैं, ये महत्वपूर्ण थी। उसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट और भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र, खासतौर से बीहड़ नक्सल क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हुआ है, तो एक सराहनीय पहल भी जो राज्यपाल है उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से जो आने वाले कल में बजट की रूपरेखा है उसमें आदिवासी विकास के क्षेत्र में किस तरीके से काम करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न घेरते हुए राज्यपाल ने कहा है कि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए किस तरीके से
योजनाओं का विस्तार हो सकता है और अमल में लाया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक के लोगों को ऊपर निगरानी रखने के लिए मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। विधानसभा राज्यपाल रमन सिंह डेका के अभिभाषण से विधानसभा बजट सेशन का आगाज हुआ और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। प्रस्ताव यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा 3 मार्च जिस दिन छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12 बजे 3 मार्च को बजट को टेबल करेंगे, बजट को पेश करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण को अगर डिकोड किया जाता है तो राज्य सरकार का जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो किसानों की आय को दोगुनी किस तरीके से किया जाए, किसानों की समस्याओं का समाधान किस तरह से हो, और साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों के अंदर और खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनके अंदर विकास को किस तरह से पहुंचाया जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फोन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। वाह यार क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हंगामे के साथ विपक्ष के नेता आतिशी ने सत्ता पक्ष की बीजेपी सरकार पर बाबा साहेब आम्बेडकर शहीद भगत सिंह की फोटो हटाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। आज उसके दलित विरोधी मानसिकता का सबूत पेश हुआ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब आम्बेडकर शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। जब से बीजेपी सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से इन दोनों महापुरुषों की फोटो हटा दी। इससे पता चलता है बीजेपी दलित विरोधी, सिख विरोधी पार्टी है। उधर बीजेपी ने सीएम दफ्तर की तस्वीर जारी कर कहा, किसी भी महापुरुष की तस्वीर हटाई नहीं गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए विधानसभा सत्र की बात कर ले, पहले दिन की बात कर ले तो विधानसभा
परिसर के अंदर, विधानसभा के अंदर तो कम, लेकिन बाहर इसका जो है हल्ला बोल देखने को मिला, विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला और सीएम कार्यालय को लेकर, सीएम जो मुख्यालय है उसको लेकर ज्यादा ये हंगामा देखने को मिला। जिस तरीके से विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो सीएम कार्यालय है वहां से भगत सिंह की, बाबा साहेब आंबेडकर की फोटो को हटा दिया, तो इस पर वहां से भी सफाई आती है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तस्वीर भी जारी कर दी जाती है। जी अमित जी, बिल्कुल जिस तरीके से पहले से ही आसार लगाए जा रहे थे कि दिल्ली विधानसभा का ये सत्र है हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें 14 कैग रिपोर्ट भी दिल्ली विधानसभा के अंदर पेश होनी है, तो जिसको लेकर के पहले से अंदेशा था। तो मुख्य नेता विपक्ष आतिशी के द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें अपने कार्यालय से बाहर करके वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह की जो तस्वीर है उसको पीछे लगाया था अपने, और ये चलन उन्होंने सभी कार्यालयों में ये कंपलसरी कर दिया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ साथ भगत सिंह की तस्वीर पीछे रहेगी। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और एक फोटो भी आतिशी के द्वारा विधानसभा में दिखाई जाती है कि आप देखिए अब उसके पीछे वहां पर महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, और तो ये एक तरीके से दलित विरोधी सरकार है और सिख विरोधी सरकार है, जिसका वहां पर जो पक्ष के जो नेता है वो विरोध भी करते हैं, उनकी बात को रोकने की कोशिश भी करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से एक फोटो जारी करते हैं जिसमें दिखाती है कि 3 फोटो पीछे लगी हुई है मुख्यमंत्री की चेयर के पीछे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वहीं दूसरी वॉल पर वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ भगत सिंह की भी तस्वीर लगी हुई मुख्यमंत्री कार्यालय में दिखाई देती है। तो ऐसे में ये पहले से ही तय था और विपक्ष ने ये दिखा दिया है कि यहाँ पर इस बार जो ये सरकार चलने वाली है तो विपक्ष काफी हंगामेदार बातें रखेगा जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया है कि ये आंदोलन से प्रेरित नेता है, तो इनको आंदोलनकारी बातें ही समझ में आती हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी इस सरकार में। और आज जो कैग रिपोर्ट रखी जाएंगी तब और हंगामा होने के आसार दिखाई जा रहे हैं। बिल्कुल अंबुज, कैग की रिपोर्ट को लेकर तो पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा गया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कैग की जो 14 विभागों की जो पेंडिंग रिपोर्ट है उसको पेश नहीं किया गया है। इवन कांग्रेस पार्टी भी अब सरकार के समर्थन में नजर आ रही है कि जितनी भी कैग की रिपोर्ट है उनको पेश किया जाए, टेबल किया जाए। लेकिन जो ये हंगामा है केवल कैग की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, अब ये हंगामा जिस तरीके से फोटो को लेकर हो रहा है, उसके अलावा महिला सम्मान योजना, चूंकि विपक्ष की जो नेता है आतिशी वो कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिले थे, उनके साथ विधायक भी मिले थे, महिला सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा भी की गई थी। और क्या कुछ इस मीटिंग में, इस मुलाकात के बाद देखने को मिला, क्या कुछ इस मुलाकात में हुआ? हाँ बिल्कुल, जब आतिशी वहां पर गए हैं रेखा गुप्ता से, उन्होंने आतिशी ने मुलाकात की है अपने विधायकों के साथ, तो उन्होंने यही बात रखी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद ये महिला सम्मान राशि का वितरण शुरू हो जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई घोषणा देखने को नहीं मिली है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आतिशी के सभी जो नेता है वो जाकर के मिलते हैं और मुख्यमंत्री से बात रखते हैं कि जो आपने जो वादा किया है क्या वो महिला सम्मान राशि की घोषणा आप इस विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे, वो कब से होगी। लेकिन वहाँ एक नई बात देखने को मिलती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली का खजाना खाली है, तो उसको लेकर के भी विपक्ष ने पूरी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि जब हम सत्ता में आए थे तब दिल्ली का जो बजट था, बजट वो 50,000 करोड़ था, लेकिन अगर बात की जाए आतिशी का कहना था कि अगर मैं वहां से हटी हूं तो मैंने 77,000 करोड़ का बजट दिल्ली को दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पीछे करने की कोशिश कर रही है कि हमने जो भी घोषणाएं की हैं तो उनसे ये मुकरती हुई नजर आएगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन इन सब बातों में अनिशा जी ये चीज क्लियर निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से विपक्ष हर बात को मुद्दा बना रहा है और हर बात पर पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो विधानसभा जो चलेगी और साथ ही साथ दिल्ली सरकार इस बार पूरी तरीके से राजनीति इसमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंबुज, और इसमें कोई भी शंका नहीं है कि पिछले 30 सालों में पहली बार दिल्ली के अंदर राजकोषीय घाटा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि सरकारी खजाना यहां पर बिल्कुल खाली कर चुके आम आदमी पार्टी, उससे भी ये नजर आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी महिला सम्मान योजना को लागू नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी के लिए।
खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृढ़ नेतृत्व में पंजाब ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी तेज कर दिया है, जिसके चलते नशे के खिलाफ पंजाब सरकार को एक नया आयाम मिला है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना के साथ ही पंजाब ने सालों से इस क्षेत्र में व्याप्त अवैध नशा व्यापार को रोकने में एक बड़ा कदम उठाया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए ANTF को महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए, जिससे इसकी क्षमता बढ़ गई। टास्क फोर्स के लिए आधुनिक कमांड सेंटर बनाने के लिए 90 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक समर्पित भवन का नवीनीकरण किया जा रहा है। ANTF नागरिकों और नशे के आदी लोगों को नशीली दवाओं के तस्करों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करके तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए त्वरित कार्रवाई करके सशक्त बनाएगा। नशे की लत से मुक्ति पाने के इच्छुक लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाएगी। और ज्यादा जानकारी क्लियर कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित सेठी का। अमित, देखिए, मान सरकार नशे पर लगाम लगाने के लिए, नशे पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, और इसमें जो 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले जो विभाग इसको लेकर लगातार प्रयासरत है, उसके अंदर संसाधनों को बढ़ाया जाए। अब इसके लिए भी मान सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। दूसरा, और विभाग की तरफ से लगातार शिकंजा कसा जाए, लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक करना। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब के मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बना दे। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में नशा पिछले लंबे अरसे से एक बड़ा जो है मसला चल रहा है, जिससे जो है लगातार, चाहे कोई भी सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है कि पंजाब में नशा मुक्त पंजाब को बनाया जाए। जिसके चलते एक बड़ी पहल जो है की जा रही है। चाहे DCP की बात की जाए, चाहे DCP की बात की जाए, DCP को भी जो है दिशा निर्देश दिए गए कि नशे की इसको तोड़ना है। साथ ही जो है ड्रग सेंटर जो है जहाँ पर नशा करवाया जाता है लोगों को, वहाँ को भी उन जगह को भी अपडेट किया जाए। इसके चलते जो है कल एक बड़ा फैसला किया गया और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि पंजाब के अंदर जो नशा तस्कर है उनसे बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, मगर अब सख्त जो है पंजाब के सीएम दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए नशा सेंटर की, तो उन्हें वहाँ पर भी जाके जो है DCP जो है चेकिंग करेंगे। अगर कमी जो है पाई जा रही है पूरे पंजाब में नशा का काम है, तो उनको भी बढ़ावा जो है उन्हें भी बढ़ाने की बात की जा रही है। बिल्कुल अमित, संसाधनों को बढ़ा दिया गया है मान सरकार की ओर से, और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से नशे के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो है नशा तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाली है। पटना में एयरपोर्ट से लेकर जेपी गंगा पथ तक सुरक्षा सख्त कर दी गई है। राष्ट्रपति पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम बापू सभागार में होना है। उनका रात्रि विश्राम पटना में ही होगा। इसके बाद बुधवार को वे सुबह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। PMCH के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी बिहार पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग से गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। पटना में रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति बुधवार की सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 11 बजे एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। राष्ट्रपति के पटना आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का। सुरजीत, देखिए बिहार इस वक्त VVIP के लिए एक तरीके से विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन जिस तरीके से VVIP मूवमेंट इस वक्त बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के अंदर आते हैं, सौगातें बिहार वासियों को देते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी आते हैं, मखाना बोर्ड का निरीक्षण करते हैं और आज राष्ट्रपति मुर्मू पहुंचने वाली है। इसके अलावा JP नड्डा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे बिहार में चुनाव है ही, उसके बाद कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे और वहाँ पे कई तरह की सौगातें दी और किसान सम्मान निधि की जो राशि थी वो किसानों के खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित की। उसके बाद बिहार की राजनीति भी काफी तेज हुई। इन सबसे बिल्कुल अलग आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंच रही है 2 दिवसीय दौरे पे। उनका जो कार्यक्रम है पटना मेडिकल कॉलेज का जो शताब्दी समारोह है उसमें शिरकत करने के लिए वो आ रही है। और उनके कार्यक्रम के बारे में अगर बताएं तो वो 10:30 बजे आज सुबह एक विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद जो है वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में कुछ देर विश्राम करने के बाद 12 बजे के आसपास वो पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आएंगी और वहां पे शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। और उसके साथ साथ पटना मेडिकल कॉलेज में जो नया 5000 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण भी करेगी। जी सुरजीत जी, बिल्कुल राष्ट्रपति आ रही है। इसके अलावा JP नड्डा भी बिहार पहुंच चुके हैं, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? रूट का डाइवर्जन प्लान किस तरह से है ताकि लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े? आज आपको बता दें कि पटना में देश के राष्ट्रपति यहाँ पे है, तो राष्ट्रपति के आने जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्तों में बैरिकेड लगाए गए हैं और उसके अलावा जो है आम लोगों को आप परेशानी का सामना नहीं करें उसके लिए जो वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कर दी गई है। और उसके लिए जो है न्यूज पेपर और चैनलों के माध्यम से पूरे लोगों को जागरूक कर दिया गया है कि इस रूट से राष्ट्रपति का मूवमेंट है तो उस रूट की ओर कृपया न जाएं और जब उनके अलावा जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसके द्वारा ही जाएं। बिल्कुल सुरजीत जी, आज राष्ट्रपति का बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा JP नड्डा पहुंचे हैं तो देखना होगा बिहार वासियों के लिए आज सौगातों भरा दिन रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में सरू सजाई स्टेडियम में झुमोई बी नंदनी कार्यक्रम में भाग लिया। यहां पहुंचने पर प्रतिभागी ने उनका स्वागत किया। उनके साथ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी थी। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जबरदस्त तैयारी में चाय के बागानों की खुशबू और खूबसूरती, और आप जानते हैं कि चाय की खुशबू रंग को एक चाय बेचने वाले से बेहतर कौन जानता है। जैसा आपका चाय बागान संस्कृति से एक विशेष रिश्ता है, वैसे ही मेरा भी चाय बागानों से एक विशेष रिश्ता है। जब आप सभी कलाकार इतनी बड़ी संख्या में झुमोई नृत्य प्रस्तुत करेंगे तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन रहा है। के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंदन हीरा का। चंदन, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, वो कार्यक्रम में शामिल हुए, ना केवल कार्यक्रम में शामिल हुए, जनता को संबोधित किया। जो वहां पर नृत्य किया गया था वो भी प्रधानमंत्री ने देखा, खुद से ढोल नगाड़े बजाए। उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? अभी देखिए, ये एडवांस 2.0 का ये हिस्सा था और देखा जा रहा है कि असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी के जो सोलसोदा स्टेडियम में थे, झुमर बेनोदेने का कार्यक्रम में भी भाग लिया था। और देखा जा रहा है कि आज ही एडवांस 2.0 का जो उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखा जा रहा है कि हम बता दें कि राज्य के जो कल सोलसोदा स्टेडियम में जो झुमर नृत्य का भी अनुभव लिया था प्रधानमंत्री ने। और साथ ही देखा जाता है कि 7 से अधिक राष्ट्रदूत यहाँ पर मौजूद है और देखा जा रहा है कि पूरी असम में जोरों शोरों से ये कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल चंदन, बेहद खास दौरा है प्रधानमंत्री का असम का, क्योंकि कल कितनी बड़ी संख्या में जो कलाकार थे वो आए, प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति दी, और आज भी बेहद खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जानकारी के लिए। राजधानी लाइव बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।